हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि स्टडी आईक्यू ने स्टडी आईक्यू पीसीएस के लिए न्यू यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैट बॉक्स में भी आपको मिलेगा। आप वहाँ से क्लिक करके उस पर चैनल पर जा करके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक बेस्ड MCQs, जो कि 10,000 MCQs का हम लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ है। उसमें आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में विपिन चंद्रा जी के द्वारा लिखी गई किताब, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये आप इस किताब से निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित होंगे यदि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा आता है कि किताबें हम लोग पढ़ लेते हैं, उससे काफ़ी सारी स्टोरीज़ हमें याद हो जाती हैं। कई बार हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे हम वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है हमारे लिए, कैसे हम उसके आंसर्स जो है वो फेस करेंगे। आज मैं इस माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा और आगे आने वाले सेशंस में भी आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम इस किताब को आसानी से पढ़ सकते हैं और उनसे बनने वाले, उन पर आधारित जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ सेशन में प्रारंभिक रूप से इस किताब का इंट्रोडक्शन देने के पश्चात हम आपसे कुछ प्रश्नोत्तर भी सॉल्व कराएंगे, क्योंकि बेसिकली इस प्रोग्राम को MCQ के पैटर्न पर फॉलो करना है हम लोगों को। क्योंकि वो प्रश्न पढ़ेंगे, उसके आधार पर उसके उत्तर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और उसके व्याख्यात्मक जो उसके हल होने चाहिए उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत में परिचय देने के उपरांत मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे ले जाऊँगा। तो सभी लोग सेशन के अंत तक ज़रूर बनिएगा और क्वेश्चन के आंसर्स यदि अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते चलिएगा। इससे आपका पार्टिसिपेशन जब बढ़ता है, किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट जब बढ़ता है, तो आपके दिमाग में वो प्रश्न की छाप एक अच्छी बन जाती है। उदाहरण के तौर पर कोई प्रश्न मैंने रखा, अगर आपने उसका सही उत्तर दिया तो आपके मन में उसके लिए एक अच्छी छवि बन जाती है उस पर्टिकुलर प्रश्न के लिए, और वो आपको हमेशा के लिए याद होने लगता है। या फिर अगर आपने कोई उत्तर दिया और वो गलत हो गया तो भी आपके दिमाग के पटल पर यह बात आती है कि यही वो प्रश्न है जो मुझसे गलत हुआ था, जिसका आंसर सही ये बताया गया था स्टडी आईक्यू के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। माध्यम आगे बढ़ेगा। इस किताब को आप लोग ज़रूर देखे होंगे, ये आपका कवर पेज है। इसी तरीके से आप हिंदी में भी इसका कवर देख सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा जी के द्वारा लिखा गया है। ये सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि ये जो MCQs हम लोग कर रहे हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं, अर्थात 10,000 MCQ सीरीज चलाने का क्या बेनिफिट हो सकता है, उसको छोटे से पॉइंट पे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली और मुख्य बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि तमाम सारे राज्यों में जो परीक्षा का पैटर्न है सिविल सर्विसेज के लिए, राज्य PSC की जो परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं अलग अलग राज्य आयोगों के द्वारा, वो धीरे धीरे UPSC को फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके परंपरागत तौर तरीके में परिवर्तन हो रहा है, नए पैटर्न आ रहे हैं, नए प्रश्न पूछने का तरीका आ रहा है। तो उस आधार पर MCQ को कैसे सॉल्व किया जाए, ये श्रृंखला आपके लिए इसलिए बेनिफिट है। दूसरा, पुस्तक पाठ्यक्रम के अनुसार क्रमवार प्रश्नोत्तरी होगी। जैसा कि सीक्वेंस होगा, जैसा कि पाठ्यक्रम होगा, चैप्टर्स बाय चैप्टर जैसे जैसे कवर किया गया है इस किताब में, उसी के अनुसार ही आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी। तो ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी कि पर्टिकुलर जो क्वेश्चन सर ने बताया है वो कहाँ पर और किस चैप्टर में मिलेगा। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद उसका रेफरेंस अपनी किताब से लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि आपके लिए बहुत ही सजग और बहुत ही सुदृढ़ तैयारी होने वाली है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ पर प्रश्नोत्तर पढ़ते हो, इस प्रश्नोत्तरों को पढ़ने के बाद आप प्रयास करिएगा, विपिन चंद्रा जी की ये किताब यदि अगर आपके पास में है, नवीन संस्करण है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा पुराना संस्करण है तो बातें वही हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। तो आप उसको खोजेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वो मिल जाएगा कि कहाँ से ये प्रश्न रखा गया है। और हमने भी ये पैराग्राफ पढ़ा था लेकिन सोचा नहीं था कि यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। तो अब आपको ये तरीका डेवलप हो जाएगा कि कैसे इस प्रश्न को पढ़ें। अगला अगर हम सुविधा देखें तो क्या है इसमें, प्रत्येक अध्याय से आयोग द्वारा बनाए जा सकने वाले संभावित प्रश्नों की एक श्रृंखला आपको मिलेगी। इसके अलावा प्रत्येक अध्याय का त्वरित अध्ययन होगा, मतलब तेजी से हम जो है हम इस अध्याय को पढ़ सकेंगे।
एक जल्दी जल्दी पैटर्न वाला जो हम लोग को, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा, अब उसको रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन को रखेंगे तो कहीं ना कहीं तैयारी में गति तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ पूर्व वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न होंगे पर्टिकुलर अध्याय से, हम ऐसे प्रश्नों को भी रखने का प्रयास करेंगे। यानी आप समझ जाइए यहाँ पर जो एमसीक्यू हो रहे हैं, इन एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यूज के क्वेश्चन दो तरीके के हैं। एक ये कि जो संभावित प्रश्न हैं, संभावित जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार के होंगे, और दूसरा ये कि पूर्व वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं पर्टिकुलर चैप्टर से, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से पहले पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कभी कभी आयोग जो है वो प्रश्नों को दोहराता भी है, तो वो भी हमारे लिए छूटने ना पाए। इसके अलावा सरलतम भाषा में अध्यायों का सारा सार मिलेगा। आपको जैसे लग ही रहा होगा कि भाषा में मैंने बिल्कुल भी क्लिष्टता नहीं रखी, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखा है अपनी लैंग्वेज को, बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमें सार समझना है, लैंग्वेज समझ करके उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ ही गई होगी कि एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों हमने ये प्रोग्राम आपके लिए रखा हुआ है। अब हम बताते हैं आपको कि जो ये विपिन चंद्रा जी की जो किताब है उसका जो नवीनतम संस्करण है उसका विषय क्रम जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का है। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, इसका एक लुक मैंने यहाँ पर रखा है, इंग्लिश में मैंने उसको लिख भी दिया है। जैसे कि लेसन 1 की बात करते हैं तो इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी इन 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी में भारत में राज्य और समाज, ये पहला चैप्टर है। और इस पहले चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करी गई हैं, जैसे कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, मराठा शक्ति का उत्थान पतन, जनता की सामाजिक आर्थिक अवस्था, शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। ये पहले अध्याय के अंतर्गत आने वाला विस्तारित चीज़ है, जिसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी अभी आपके साथ में। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो दूसरा लेसन है वो आपका यूरोपियन जो पेनिट्रेशन है, यानी कि यूरोपियन का जो आगमन हुआ है, धीरे धीरे करके वो भारत के तमाम सारे राज्यों में प्रवेश करते गए हैं, फैलते गए हैं, तो वो प्रक्रिया कैसी रही है। या आप इसको सीधे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि ये यूरोपीय हमारे यहाँ व्यापारी बन करके आए थे, लेकिन व्यापारी से उनका अधिकारी तक का जो सफ़र रहा है वो किस प्रकार का रहा है, ये आपको लेसन 2 में पढ़ने को मिलेगा, भारत में यूरोपियों के आगमन के माध्यम से। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में, द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। 1757 से लेकर के 1857 के बीच में जो चेंजेस हमको देखने को मिले हैं, यानी कि लगभग 100 साल के अंतर्गत जो हमको देखने को मिले हैं, वो चीज़ हमको यहाँ पर समझनी है, वो चीज़ हमको यहाँ पर जाननी कि इन 100 सालों में किस प्रकार के परिवर्तन देखे गए हैं। अगला चैप्टर हमारा जो है वो ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति के बारे में है, जैसे नागरिक सेवा है, सेना है, पुलिस है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन रहेगा। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज, ये आपका चौथा लेसन होगा जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसी पैटर्न में हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो लेसन नंबर 1 से होने वाले हैं, जो अभी थोड़ी ही देर में आपके सामने आएंगे। तो पहले हम किताब को समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को आसानी से हमें समझना ज़रूरी है। उसके बाद लेसन नंबर 5 में जब चलेंगे तो 19th सदी यानी 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की बात करी गई है, सोशल एंड कल्चरल अवेकिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है, यानी शुरुआत का जो आधा हिस्सा है, उसमें किस प्रकार के चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, वो हमारा 5th लेसन में कवर अप होगा। आगे पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि नेक्स्ट चैप्टर किस तरीके से हैं। 6th में अगर हम बात करते हैं तो ये 1857 के विद्रोह को लेकर के आता है, क्योंकि 1757 से लेकर 1857 तक के जो चेंजेस हैं वो हमने अभी आपको दिखाया यहाँ पर थोड़ी देर पहले कि 100 साल में क्या परिवर्तन हुए थे। अब हम 1857 के बाद देखेंगे तो ब्रिटिश राज आना शुरू होता है। तो पहले तो 1857 में विद्रोह ही हुआ है, तो एक चैप्टर हमारा पूरा का पूरा उस पर रहेगा। फिर 1858 में जब इस विद्रोह को शांत किया जा रहा है तो उसके ऊपर चर्चा होगी और उसमें आने वाले जो परिवर्तन होंगे उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव जो है वो किस प्रकार का है। इसके अलावा हमारा भारत में राष्ट्रवादी तमाम तरीके से नेशनलिस्ट जो कैंपेनिंग्स हैं वो करी गई हैं, उनका डिस्कशन करेंगे, जो कि 1858 से लेकर के 1905 तक, वो समय जब भारत में बंगाल का विभाजन होता है, उस समय तक का सारा इतिहास जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर किया जाएगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो धार्मिक और सामाजिक सुधार का है, जो 1858 के दौरान ही शुरू होता है। ठीक है, तो 1858 के दौरान तमाम प्रकार के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, स्त्री, बच्चे, शिक्षा आदि क्षेत्रों में जो सुधार किए गए हैं उन सुधारों के ऊपर डिस्कशन रहेगा। 11वां जो चैप्टर है वो हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन का एक बार फिर से है। तो पहले राष्ट्रवादी आंदोलन हमने देखा 1885 से लेकर के
1858 से लेकर के 1905 तक का है, और फिर हम यहाँ पर 1905 से लेकर के 1918 तक के जो सेशंस हैं, जो जिसमें हम आंदोलन कर रहे हैं, राष्ट्रवादी जो भूमिकाएं हैं वो बढ़ रही हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बंगाल विभाजन, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद वगैरह सब इसी में ही आएगा। स्वराज्य के लिए संघर्ष के ऊपर 2 चैप्टर होंगे। एक तो आपका स्वराज्य के लिए संघर्ष इसका भाग 1 है, और उसके बाद ये है आपका भाग 2, स्वराज के लिए संघर्ष भाग 2। इसमें नई शक्तियों का आविर्भाव हो रहा है, जैसे नागरिक संवज्ञा आंदोलन है, राष्ट्रीय राजनीति है, 1935 का भारत शासन अधिनियम है, कानून है, कांग्रेस मंत्रिमंडल है, समाजवादी विचारों का किस तरीके से प्रसार हुआ है, किसान आंदोलनों के ऊपर चर्चा करी गई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखने को मिलेगा। तो ये वो 13 अध्याय हैं जो नवीनतम संस्करण में दिए गए हैं। ठीक है, आपके पास पुराना संस्करण होगा तो उसमें इंग्लिश में देखेंगे तो आप 14 अध्याय आपको देखने को मिलेगा, तो एक अलग बात है। तो ये आपको 13 अध्याय आपको इस तरीके से हम कवर कराएंगे, और इनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं वो आपके लिए कवरेबल रहेंगे। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले अवगत कराता हूँ कि जो पहला चैप्टर है जिसके ऊपर आज MCQ बनने वाला है, वो पहला चैप्टर क्या है। फर्स्ट चैप्टर का नेम है 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज, यानी 18th सेंचुरी की जो शुरुआत हो रही है, या पूरी की पूरी जो 18वीं सदी है, 18वीं सदी की जो शुरुआत हो रही है, वहाँ से लेकर के अंत तक उसमें किस प्रकार का राज्य और किस प्रकार का समाज की व्यवस्था है उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसमें जो 17वीं शताब्दी है उसका अंत भी इंक्लूड होगा ही। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि 17वीं शताब्दी के खत्म होने और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ होने के इतिहास के साथ में ये चैप्टर जुड़ा हुआ है, और ये वो इतिहास है जो भारत में तमाम प्रकार की संरचना को बदलेगा। भारत एक प्रकार से यूरोपीय या पश्चिमी देशों के साथ ठीक से संपर्क में आने लगेगा। उसके क्या परिणाम या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये वो समय होगा जब जो मुगल्स हैं उनका डिक्लाइन हो रहा है, उसको समझने का प्रयास किया जाएगा इस सेशन में। एक एक चीज़ इसमें जो कवर हो रही है उसको समझेंगे। पहली बात तो यही है कि इसमें मुगल साम्राज्यों का पतन है 16वीं शताब्दी के अंत में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद के जो मुगल शासक हुए वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं है, और ये वो समय है जब अंग्रेज़ों को एक अवसर मिल रहा है, किस रूप में कि जब अंग्रेज़ों ने ये देखा कि मुगलों की शक्ति कमज़ोर हो रही है और राज्य जो है वो स्वतंत्र होकर के अपने अस्तित्व की पहचान कहीं ना कहीं बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अंग्रेज़ों को मौका मिल रहा है कि वो अपने आप को भी यहाँ पर इस्टेब्लिश करें। तो 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी के प्रारंभ में कुछ राज्यों का जो उदय हुआ है, ये वो राज्य हैं जो एक तरीके से केंद्रीय सत्ता से मुक्त हुए हैं और कुछ मुक्त होने से रह गए हैं। जैसे हैदराबाद है, मराठा हैं, मैसूर का राज्य है, इसके अलावा कर्नाटक है। ये सब जो प्रांत हैं, ये सब प्रांत इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, क्योंकि दिल्ली का प्रशासन रहा है तो उसके आसपास के जो रीजन रहे हैं वो भी दिल्ली के सत्ता से धीरे धीरे मुक्त होने लगे हैं। जैसे कि जाटों का एरिया है, पंजाबियों का एरिया है, रुहेल हैं, राजपूत राज्य हैं। ये सारे राज्य जो है हमको अलग अलग होते हुए दिखाई देते हैं। तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के बारे में भी इस चैप्टर में कवर किया गया है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। मराठा शक्ति का उदय हो रहा है एक मजबूत शक्ति के तौर पर, और आगे चल करके जब अंग्रेजों को यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रकार की शक्ति से अगर लड़ना है अंग्रेजों को, तो उसमें 3 प्रकार की शक्तियां हैं। एक मुगल सत्ता है जो कि धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, कोई बड़ा बात नहीं होगा उनको फेस करना, लेकिन 2 बड़े उठते हुए साम्राज्य होंगे, एक राजपूत साम्राज्य और दूसरा मराठा साम्राज्य। ये 2 महाशक्तियों से अंग्रेज सावधानी पूर्वक लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन मराठा शक्ति में हम साहू जी, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव और पेशवा साम्राज्य का जो पतन है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आपने नाना साहेब का नाम सुना होगा, तो नाना साहेब यही हैं, इनके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लोगों की सामाजिक आर्थिक अवस्था कैसी रही है इस 18वीं सदी में, इसके ऊपर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो पिछड़ापन रहा है उसके कारण क्या रहे हैं और उसको किस प्रकार से अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाया है, इसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन 18वीं शताब्दी में कैसा रहा, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उस समय का समाज जो है वो भौतिक, प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी और भूगोल के अभाव को वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। साथ ही धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो धर्म के मामले में अनेकता देखने को मिल रही है, यानी कि उस पर यूनिटी नहीं देखने को मिल रही है। क्षेत्रवाद यहाँ पर पनप रहा है, कबीलावाद यहाँ पर पनप रहा है, भाषाई अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन सब आधार पर, जाति के आधार पर ये समाज विभाजित हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
अब बारी आती है कि इन सारे जो मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को जब हम कवर करेंगे, जब हम देखेंगे इन सारे मुद्दों को, तो इन सारे मुद्दों को किस तरीके से प्रश्न का आधार बनाते हुए और आगे उसका उत्तर देखने को हमें मिलेगा, इसको हमारा समझना बहुत जरूरी होगा। सो सिंपली हम यहां पर इसी के आधार पर एमसीक्यू जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। अब आपके सामने, क्योंकि आज के सेशन में हमने कुछ ये जो परिचय वाला पार्ट है ये भी रखा हुआ है, इस वजह से आपके आज के श्रृंखला में प्रश्नों की संख्या कम है, लेकिन आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी। आप इस बात से परेशान नहीं होइएगा, विचलित नहीं होइएगा कि मात्र इतने ही प्रश्न आज सॉल्व कराए गए, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। जब किसी चीज़ को हम करने चलते हैं तो उसकी संपूर्ण जानकारी होना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके पटल पर सामने आएगा, आराम से आप उसे पढ़िएगा और पढ़ करके उसका उत्तर समझने का प्रयास करिएगा। और यदि आपको इसके प्रश्न का उत्तर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए तुरंत। तो चलिए, उत्तर देने में जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है, अच्छा इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये पर्टिकुलर आज के जो प्रश्न हैं ये संभावित प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं, संभावित। और मैं प्रयास करूंगा इस बात का कि यदि अगर कोई भी प्रश्न ऐसा जो पूर्व परीक्षा में पूछा गया है एज इट इज, अगर ऐसा कोई प्रश्न मैं आपको रखूंगा तो मैं बताने का प्रयास करूंगा कि वो किस पीएससी में और किस वर्ष में पूछा गया है। क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं वो सिर्फ चैप्टर से संभावित प्रश्नों के आधार पर पूछे गए हैं, इसलिए ऐसा कोई नोटिस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है कि ये कब पूछे गए हैं, परंतु ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रश्न है, भारत में 17वीं सदी के अंत में और उसके बाद की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देयर वॉज अ मैसिव चेंज इन पॉलिटिक्स इन इंडिया in the late 17th century and after that, keeping this change in mind, consider the following statements. So आपके पास में दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दिया जाएगा? जब भी आप प्री की परीक्षा में आप बैठेंगे, प्रीलिम्स में ही आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जब आप प्रीलिम्स की परीक्षा में आप बैठेंगे तो बहुत धैर्य का इस्तेमाल करिए, प्रश्नों को ध्यान से समझिए, यकीन रखिए कि आपने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए ध्यान से उसको प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। भारत में 17वीं सदी के अंत की बात हो रही है और उसके बाद की राजनीति का मतलब हो गया 18वीं सदी, ठीक है। इसके बाद की राजनीति का मतलब क्या हो गया? ये 18वीं सदी हो गया। तो उसकी राजनीति में कुछ व्यापक परिवर्तन हुए हैं, मैसिव चेंजेस देखने को हमको मिले हैं। तो वो जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों को ध्यान में रखिए और इन दोनों को समझिए और उसका उत्तर दीजिए। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि 17वीं शताब्दी का अंत हो रहा है और 18वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही है। अब जो परिवर्तन है वो क्या है? पहला, 18वीं सदी के दौरान बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुई। अब आपको ध्यान रखना है कि क्या यह स्टेटमेंट इसके रेफरेंस में सही है या नहीं है। अगर सही होगा तो आप ऐसे ऑप्शन पे टिक लगाएंगे जिसमें कथन एक सही होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कथन एक सही होते हुए या तो इसमें दिखाई दे रहा है या तो इसमें दिखाई दे रहा है, या तो ए होंगे या सी होंगे। यदि अगर ये सही होता है तो पहले तो यही तय करिए सही है कि नहीं है। स्टेटमेंट लिखा है 18वीं सदी के दौरान बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियां खड़ी हुई, क्या यह सही है? दूसरा स्टेटमेंट है, अंग्रेजों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं ताकतों पर विजय करनी पड़ी। देखिए सिंपल सी बात है, जब 17वीं शताब्दी का अंत हो रहा है और जब 18वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही है, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने जब परिचय दिया था तो उसमें बताया था कि जो मुगल सत्ता है, देखिए केंद्रीय सत्ता के तौर पर मुगल प्रशासन था और मुगल प्रशासन धीरे धीरे क्या हो रहा था? धीरे धीरे बंट रहा था, यानी कि टूट रहा था। मुगल प्रशासन जो था वो धीरे धीरे बंटवारा हो रहा था, उस तरीके से उसका बंटवारा होता चला गया। अब बंटवारा होने से क्या हुआ कि ये मुगल जो हैं, ये जो केंद्रीय सत्ता जो है इनकी नॉर्थ में दिल्ली तक ही सीमित रहनी शुरू हो गई और जो दक्षिण में प्रभाव जमाए थे, जैसे औरंगजेब के समय तक दक्षिण में काफ़ी प्रभाव हो गया था, तो उस समय में आने वाले जो केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत आने वाले जो राज्य थे वो धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता से मुक्त होने लगे, फ्री होने लगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 18वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में स्वतंत्र होने लगे राज्य और अर्ध स्वतंत्र शक्तियां जो है उठ खड़ी हुई। अर्ध स्वतंत्र शक्तियों में मैंने आपको बताया, जैसे कि हैदराबाद की अगर हम बात करेंगे, हैदराबाद इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा कर्नाटक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, कर्नाटक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा जो शक्तियां फ्री हो रही हैं उसमें एक नाम आप और अच्छे से जोड़ सकते हो जो कि अवध का हिस्सा है, ये भी शक्तियां फ्री हो रही हैं। तो ये वो शक्तियां हैं जो धीरे धीरे फ्री होकर के
उसका कुछ मूल रूप जो है भले ही कर के तौर पर या किसी दूसरे तौर पर केंद्रीय सत्ता को दिया जा रहा हो, लेकिन फ्री होने शुरू हो रही हैं। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि ये शक्तियां उठ रही हैं, लेकिन यही वो समय है जब 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी का ये वही समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना प्रभाव यहां पर दो पर्पस से स्थापित करना शुरू करेगी। एक तो उसका व्यापार भारत में व्यापित हो जाए, यानी कि फैल जाए, और दूसरा जो दूसरी यूरोपीय कंपनियां पहले से यहां आ चुकी हैं उनके प्रभाव को यहां पे कम कर सके। और ये दोनों ही काम तभी संभव है जब यहां के राजाओं को कंट्रोल में किया जा सके, या यहां की जो शक्तियां हैं जो नवसृजित हो रही हैं, ये शक्तियां, इनको कंट्रोल। जब आए थे तो मुगल थे केवल, और अगर केवल मुगलों से ही इन्हें लड़ना होता तो ये काफी इजी था कि अगर इन मुगलों के ऊपर ही वो कब्जा कर लेते तो पूरे राज्य, पूरे भारत में एक साथ इनके पावर, एक साथ जो है वो कमांड जो है वो हासिल हो जाती। लेकिन क्योंकि जब ये आए हैं तो केंद्रीय सत्ता कमजोर हो चुकी है और नई सत्ता का उदय होना शुरू हो गया। तो अब ये एक चैलेंज है ब्रिटिशर्स के लिए कि उनको उन केंद्रीय सत्ता के साथ साथ जो नवसृजित शक्तियां हैं उनसे भी टक्कर लेनी पड़ेगी, और तभी अपना राज्य वो स्टैब्लिश कर सकेंगे। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि अंग्रेजों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी, तो ये भी सही है, क्योंकि स्टैब्लिश तो वो हुए, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनको दबाना ही पड़ा होगा उन्हें। इस हिसाब से पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो सही आंसर आपको दिख गया कि इसका कथन 1 और 2 दोनों सही है। दिस इज अ काइंड अप्रोच टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं प्रीलिम्स में। इस तरीके के अप्रोच के साथ जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी हार्शमेंट नहीं रखना है, घबराना नहीं है, प्रश्न को शांतिपूर्वक पढ़ेंगे और फिर उसका उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। और इसी चीज को सरल बनाने का ही प्रयास हम स्टडी IQ के माध्यम से आपके सामने कर रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अब ये जो प्रश्न है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन कथन और कारण का है। तो आपको कथन पढ़ना है और कारण पढ़ना है, और ऑप्शंस लिखे हुए हैं। पहला है कि A और R दोनों सही, यानी कथन A सही है और R ये भी सही है, और R जो है वो A की सही व्याख्या कर रहा है, अर्थात ये भी सही हो, ये भी सही हो, और इसके माध्यम से इसकी सही व्याख्या हो रही हो, तब आप ऑप्शन नंबर A में जाएंगे। ऑप्शन नंबर B में तब जाएंगे जब A और R दोनों अलग अलग सही हैं, लेकिन व्याख्या जो है वो R के द्वारा सही से नहीं हो रही है। तब आप ऑप्शन नंबर 2 में जाएंगे। जब पहला सही हो और दूसरा गलत हो तब ऑप्शन नंबर C में, और जब पहला गलत और दूसरा सही हो तो ऑप्शन नंबर D में आप जाएंगे। तो चलिए, ऑप्शंस में तो हमें ज़्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बेसिकली इन्हीं दोनों असर्शन और स्टेटमेंट जो रीज़न जो दिए हुए हैं उनको समझने की जरूरत है। पहला दिया हुआ है, कथन दिया है, मुगल राज्य में पतन और विघटन के बाद, या मुगल राज्य के पतन और विघटन के बाद भारत के विभिन्न भागों में कानून व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई और चारों ओर अराजकता फैल गई। आपको लगता है कि यह कथन सही है या नहीं? तो आप पहले तो यही कंफर्म हो जाइए कि ये स्टेटमेंट सही लग रहा है या नहीं सही लग रहा है। तो अगर सही लग रहा है तो उसका कारण नीचे देखेंगे, और नहीं सही लग रहा है तो उसका कारण नीचे देखेंगे। अगर दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं तो हम उस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। तो मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के बाद, यानी कि 17वीं शताब्दी का जैसे जैसे अंत हो रहा है और 18वीं शताब्दी की जैसे जैसे शुरुआत हो रही है, फिर वही बात है कि मुगल्स तो घट रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इनका पतन हो रहा है। इसके बाद विभिन्न भागों में कानून व्यवस्था में समस्या उठ खड़ी हुई। तो वो जो रीजन है, वो जो समय है, उसमें कानून की कमी देखने को मिली। इसका मतलब शायद मुगलों के समय में कानून सही हो रहे थे। दूसरा, चारों ओर अराजकता फैल गई। अराजकता तभी फैलती है जब कानून व्यवस्था सही ना हो। अगर मुगलों की उस समय कानून व्यवस्था सही ही होती तो फिर मुगलों की सत्ता कमजोर क्यों होती? समझ रहे हैं आप इस बात को? इसका मतलब यह हुआ कि मुगलों की सत्ता कमजोर होने से कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि जो नए राज्य सृजित हो रहे हैं उन्हें मालूम है कि मुगलों के कानूनों में डिफॉल्ट है, इसलिए जब वो अपना प्रशासन शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर जो पावर है वो केंद्रीकृत ना करके विकेंद्रीकृत की जाएगी, यानी कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, सेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा। और जब पावर डिसेंट्रलाइज किया जाएगा तो जो भी शक्तियां बैठी हुई हैं, बेसिकली ये शक्तियां गवर्नर की हैसियत से हुआ करती थी, क्योंकि केंद्रीय सत्ता तो अभी भी मुगलों के पास बादशाह के रूप में थी, क्योंकि बादशाहत तो तब तक नहीं खत्म होगी जब तक 1857 की क्रांति नहीं होगी, और ये अभी शुरुआत यहां पर आप देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि केंद्रीय सत्ता के रूप में बादशाह तो हैं, लेकिन जो दूसरी शक्तियां हैं वो बादशाह के प्रभाव
से या तो मुक्त हैं या फिर बादशाह के प्रभाव में रहते हुए भी लगभग शून्य प्रभाव के साथ जी रही हैं। तो ऐसे में वो गवर्नर हैं, या यूं कह सकते हैं केंद्रीय सत्ता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन हैं स्वतंत्र, क्योंकि उनका कमांड नहीं रह गया केंद्र के ऊपर, या केंद्र का उनके ऊपर कमांड नहीं रह गया है। तो उन लोगों ने अपना भविष्य किस तौर पर देखना शुरू कर दिया है कि आगे चल करके हम ही राज्य होंगे। स्वाभाविक सी बात है, ये वो गलती नहीं करेंगे जो मुगलों ने करी है। तो इनके पास डिसेंट्रलाइजेशन का ऑप्शन आता है। ये किसानों के साथ, जमींदारों के साथ और जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ मिलजुल करके काम करेंगे। धर्म जाति का भेदभाव मिटाने का प्रयास यहां पर देखने को हमें मिलता है, क्योंकि जब विद्रोह होता है तो उसमें सामूहिकता हमें देखने को मिल रही है। इस दौरान जो भी विद्रोह होंगे, आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, तो उसमें सामूहिक एकता देखने को मिलती है विद्रोह में। वो ये देख करके विद्रोह नहीं कर रहे हैं कि राजा किस जाति का है, किस धर्म का है। अगर सही से प्रशासन काम नहीं कर रहा तो जनता विद्रोह कर रही है। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। अराजकता फैली है, निश्चित तौर की बात यह सही है, समस्या खड़ी हुई है, लेकिन उसका रीजन ये नहीं है कि मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन हुआ है इसलिए ऐसा हुआ। तो अब कारण की बात आएगी। 18वीं शताब्दी में प्रशासन और अर्थव्यवस्था में जो भी अव्यवस्थाएं विद्यमान थीं, देखिए यहां पर लिखा है अव्यवस्था विद्यमान थी, वह भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए विजय अभियानों का परिणाम थी। निश्चित तौर पर ऐसा ही हुआ। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि निश्चित तौर पर कि 18वीं शताब्दी जो थी उसमें प्रशासन और अर्थव्यवस्था में जो अव्यवस्थाएं आई हैं वो क्यों आई हैं? क्योंकि जो छोटे छोटे राजा थे, उन राजा के आंतरिक मामलों में, इंटरनल जो अफेयर्स हैं उनके, और बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। और ब्रिटिशर्स के इन्वॉल्वमेंट में तो सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है कि अधिक से अधिक लूटा जाए। कई बार राजा भी मजबूर होने शुरू हो गए इस प्रणाली में, और स्वाभाविक सी बात है कि अराजकता का एक दौर चल पड़ा। तो यहां पर हमको यह समझ में आया कि कथन एक जो है वो गलत है, दूसरा वाला कथन सही है। ऐसे में ए और आर दोनों सत्य हैं। इसकी आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बात तो आएगी ही नहीं आएगी। दूसरा वाला भी नहीं आएगी, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो सजेशन में नहीं आ रहे हैं। यानी आर जो है वो ए का सही कारण है ही नहीं। आर अलग चीज कह रहा है, ए अलग चीज कह रहा है। सी की बात करते हैं, ए सत्य है, आर असत्य है। तो मैंने आपको बताया कि ए जो है वो तो गलत है। अगर ए गलत है तो सी वाला आंसर सही नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। कारण में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो तो सही है, लेकिन ए में जो बात लिखी हुई है वो सही नहीं है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे तो 18वीं सदी में भारतीय राज्य विदेशी आक्रमणों को विफल करने में क्यों सफलता हासिल नहीं कर सके? ये प्रश्न है आपका, ये भी 18वीं सदी को लेकर के है कि 18वीं सदी में जो भारतीय राज्य हैं, जो नवसृजित राज्य हैं, वो जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं उसको क्यों नहीं रोक पाए, और साथ ही साथ उन आक्रमणों को विफल करने में जो भी उन्होंने प्रयास किए, उन प्रयासों में उन्हें असफलता क्यों मिली? उसका रीजन क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो सही आपको लगता है वो बताएंगे। पूछा गया है सभी राज्य मूल रूप से कर उगाही में लगे रहे। तो एक चीज की कमी हमको देखने को मिलती है। जो राज्य स्वतंत्र हुए हैं, उन स्वतंत्र राज्यों में आर्थिक समस्या एक मूल समस्या के तौर पर है। क्यों? क्योंकि कई राज्य, जैसे हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, तो यहां पर निजामशाही जरूर शुरू हुई है, लेकिन केंद्रीय सत्ता को इनको नजराने भेजने पड़ते हैं, उपहार भेजने पड़ते हैं, यूं कह सकते हैं कि टैक्सेस भेजने पड़ते हैं, राजस्व का एक हिस्सा देना पड़ता है। और स्वयं भी वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं, तो नए नए काम करने में उनका खर्चा बहुत हो रहा है। अगल बगल के लोगों में अपनी सत्ता को साबित करने के लिए छोटे मोटे युद्ध करने में भी इनके खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। पश्चिमी देशों का जो इंसर्शन हुआ है, प्रवेश जो हुआ है, उस प्रवेश को सही तरीके से हैंडल करने में कई बार विदेशियों के इन व्यापार को अपने यहाँ कम कर में, कम पैसे में इंट्रोड्यूस कराने में भी इनका राजस्व बिखरता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देखा जाए तो इन सब का असर सीधे कहाँ पड़ता है? आकर के आय का जो मूल स्रोत आता है वो सीधा किसान के पास आ जाता है। तो इन्हें लगता है कि कर उगाही करी जाए। अब कर उगाही में चाहे वो जमींदार हो, जागीरदार हो, सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक ये पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, जागीरदार, जमींदार और राजनीतिक ताकतें कृषि आमदनी के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। तो वही मैंने बताया कि इनके ऊपर ये डिपेंड हो रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका आपस में झगड़ा होना शुरू हो रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, राज्यों ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। जैसा कि थोड़ी देर मैंने पहले बताया आपको कि राज्य जो है वो विदेशी व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आधारभूत औद्योगिक ढांचे को आधुनिक रूप से
आधुनिक रूप देने के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब ये है कि इनका जो ट्रेडिशनल वे है किसी भी उद्योग के निर्माण का, वो वही चल रहा है। जबकि पाश्चात्य देश के लोग, इसका असर इस प्रकार से होना शुरू हुआ कि रॉ मटेरियल्स लेकर के जो पाश्चात्य देश के लोग हैं, यानी कि वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं, या सीधे हम यूरोपियंस की बात कर रहे हैं, तो जो यूरोपियंस हैं यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर के एक अच्छा प्रोडक्ट ला करके मार्केट में देते हैं, क्योंकि उनके पास औद्योगिकीकरण है और उसमें आधुनिकीकरण है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन है उनके उद्योग में। अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्री में, लेकिन यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो मॉडर्नाइज नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ के जो प्रोडक्ट हुए वो थोड़े भद्दे हुए, अच्छे लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुए, बहुत तेजी तक यूज़ करने जाने वाले नहीं हुए। इससे इनका व्यापार जो है वो कमज़ोर होना शुरू हुआ, इसलिए इन्होंने विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। लेकिन बढ़ावा देने के साथ साथ इन्हें अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको ऊपर करने के लिए उन्हें आधारभूत जो उद्योग है उसके मूलभूत जो ढांचे हैं उसमें भी चेंजेस करने चाहिए थे, अपडेट करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो ये वाला कथन भी सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों कथन इसके सही हैं। यही कारण है कि ये विफल रहे हैं, आक्रमण को वो सही तरीके से नहीं चला पाए हैं या नहीं समझा पाए हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए सही हो जाता है, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारे पास में, निजामुल मुल्क आसफ जहां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब निजामुल मुल्क की बात हो रही है, अगला प्रश्न यहां पर आ रहा है, तो निजामुल मुल्क का मतलब हो गया हैदराबाद राज्य से। ठीक है, निजामुल मुल्क का मतलब किससे हो गया? हैदराबाद राज्य से हो गया। तो पहला प्रश्न यहां पर लिखा है, आसफ जहां ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। बिल्कुल सही बात है, 1724 में उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना करी है। 1720 से लेकर के 1722 तक ये अपने आप को हैदराबाद की निजामशाही में मजबूती प्रदान करते रहे, और मजबूती प्रदान करने का एक ये असर हुआ कि 1722 से लेकर के 1724 तक इनको वहां का वजीर नियुक्त कर दिया गया केंद्रीय सत्ता के द्वारा। लेकिन इस 2 साल में वजीरी करते हुए उनका मन एक तरीके से कह सकते हैं कि इस बात में केंद्रित हो गया कि जब हम यहां पर एक वजीर की हैसियत से इस राज्य को चला ही रहे हैं, तो एक पावर के तौर पर, एक शक्ति के तौर पर भी हम अपने राज्य को चला सकते हैं। इसलिए वो 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना कर देते हैं। इसके अलावा हुसैन अली और अब्दुल्ला नाम के 2 बंधु हैं। कौन कौन है? हुसैन अली और अब्दुल्ला। ये 2 लोग हैं, ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने 4 मुगल राजाओं को गद्दी दिलाने में योगदान दिया है। और यही कारण है कि इनको किंग मेकर, राजा बनाने की भूमिका वाले व्यक्तित्व के साथ जाना जाता है। अली ब्रदर्स को, या यूं कह सकते हैं सैयद बंधुओं को, अली ब्रदर्स नहीं, सैयद बंधुओं को, सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स के तौर पर देखा गया। तो क्या यही किंग मेकर ही थे जिन्होंने आसफ जहां को हैदराबाद की गद्दी दी? तो इसका करेक्ट आंसर है कि ऐसा नहीं था, बल्कि ये जो आसफ जहां थे ये तो सैयद बंधुओं से विद्रोह भी करते थे, उनके साथ जो है इनकी सही पटरी नहीं खाती थी। तो इनका कोई योगदान नहीं था उनके नवाबी बनने में, बल्कि हैदराबाद का ये सुल्तान स्वयं बना, और बनने के बाद तमाम सारे इसने सुधार कार्य भी किए। और इसी सुधार कार्यों के कारण उसको दक्कन का वायसराय का खिताब भी मिला, और पूर्व में वह बादशाह मोहम्मद शाह का वजीर था। तो जब वजीरत की बात मैंने करी है 1722 से लेकर के 24 तक, उसमें मोहम्मद शाह के वजीर हुआ करते थे, मोहम्मद शाह के। ठीक है, तो अब इसमें आपको पहला वाला कथन सही दिख रहा है, दूसरा गलत है, तीसरा सही, चौथा सही। तो कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें थोड़ा सा आपको मैचिंग करनी है। देखिए, हर प्रकार के पैटर्न मैंने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया है, और ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। आप पहला चैप्टर पढ़ोगे तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे और इस प्रकार के प्रश्नों का सामना कर रहे होंगे। तो मैचिंग में एक तरफ जो है कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक रेफरेंस लिखा हुआ है कि आपको मैच करना है कि इनमें में से किसका रेफरेंस किसके साथ मैच हो रहा है। अब देखिए, मुर्शीद कुली खान की अगर बात करी जाती है, तो मुर्शीद कुली खान जो हैं और अली वर्दी खान, ये 2 लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है बंगाल के लिए। इन्होंने बंगाल की सत्ता को संभाला है। तो मुर्शीद कुली खान ने 1717 में बंगाल की सूबेदारी की है। तो इसलिए ए की मैचिंग जो है वो आपकी किसके साथ हो गई? 4 के साथ। अब आपको देखना है जहां पर ए की मैचिंग 4 के साथ हो रही हो वो वाला ऑप्शन हमको देखना है, और जहां जहां हो रही होगी वो वाले सही होने की संभावना बढ़ जाएंगी।
यहाँ A1 पे है, यहाँ A2 है, यहाँ A4 है। A4 हमारी मैचिंग हो रही है, इसका मतलब ये वाला ही है जो A4 को दिखा रहा है। अब जब आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए तो इस प्रकार के प्रोसीजर का इस्तेमाल करिए। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि किसी भी एक प्रश्न या दो प्रश्न को समझ करके, पॉइंट को समझ करके बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। और देखिए, भले ही हमें इन तीनों के बारे में ना मालूम हो, बाय द वे मान लेते हैं कि हमें इन तीनों के बारे में नहीं मालूम है, तब भी मैं इस प्रश्न का सही उत्तर देकर के आ सकता हूं, क्योंकि एक के बारे में मुझे मालूम था और ए का अगर मुझे 4 पता चल गया तो ए का 4 सिर्फ सी में ही है और कहीं है ही नहीं, तो समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं। इसका करेक्ट आंसर सी ही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ही होगा। देखिए यहां पर सी दिखा रहा है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, दोस्तली की बात करते हैं। तो दोस्तली जो है ये कर्नाटक के नवाब सादत अली का भतीजा हुआ करता था। तो ये जो सादत अली का जो भतीजा है दोस्तली, इसको नवाब सादत उल्ला ने बगैर, कह सकते हैं कि जो निज़ाम हुआ करते थे, हैदराबाद का कमांड इनके ऊपर होता था, कर्नाटक के ऊपर हैदराबाद के निज़ाम का अधिकार होता था। तो बगैर निज़ाम की इजाज़त के नवाब सादतुल्लाह ने अपने भतीजे दोस्त अली को वहाँ का नवाब बनाया था। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आसफ जहां की बात करते हैं तो आसफ जहां अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया आपसे कि 1724 में हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे, थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ है। और सादत खान की बात करेंगे तो ये अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक हुआ करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कशन किए इन 4 पर्टिकुलर पॉइंट में, और कैसे इस ऑप्शंस को सही किया जा सकता था। तो ए का हो गया 4, बी का हो जाएगा 1 तो बी का 1, उसके बाद सी का हो जाएगा 2 तो सी का 2, और डी का हो जाएगा 3 तो डी का हो गया 3। ये आपके करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही आंसर हो गया। तो ये कुछ काइंड अप्रोचेज हैं जिसके द्वारा हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा, और यही टेक्निक हम लोग अपनाएंगे आगे की पढ़ाई के लिए। इसके लिए निश्चित तौर पर आप लोगों को स्टडी IQ PCS चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। और आप किसी पर भी देख रहे हो, निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि सेशंस जो है वो आपके मिस ना हो सके। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न रह गया हो, तो आप उन प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये सेशन आपको कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा। स्टेट PCS चैनल लॉन्च हो चुका है, ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और अपने SDM बनने का सपना ज़रूर पूरा करिए। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।